हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद फैमिली ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम सब का है ये थर्ड पार्ट आने वाला है हमारे इसका। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ सेल का। फर्स्ट हम लोग कल प्रोकैरियोटिक पढ़ लिए थे, क्योंकि यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक से ज़्यादा बड़ा है। आज हम लोग यूकैरियोटिक को पढ़ के उसको फिनिश करेंगे। आई होप कि आपको ये छोटे छोटे भाग में जो करके मैं पढ़ा रही हूँ या मैं खुद का भी रिवीजन कर रही हूँ, तो हमारे साथ पढ़ के आप लोग को समझ में आ रहा हो और अच्छा लग रहा हो। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आए, कोई दिक्कत लगे, तो कोई कमी हो, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मैं उसको कोशिश करूँगी सुधार करने का। और यही बोलूँगी कि अपना जर्नी ऐसे ही स्टार्ट रखिए, थोड़ा 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 थोड़ा। हम दौड़ नहीं सकते तो क्या हुआ, चल तो सकते हैं कंटिन्यू, क्योंकि कंटिन्यूटी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो हमें कंटिन्यू चलना है, ज़रूर सफल होएंगे। और कंटिन्यूटी बनी रहेगी तो हम ज़रूर सफल होएंगे और आप भी हमारे साथ सफल होएंगे। थैंक यू। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट थर्ड आज टाइप ऑफ सेल का। अगला पार्ट आज हम ख़त्म कर देंगे टाइप ऑफ सेल को। ये चैप्टर थोड़ी सी बड़ी है और हमने छोटा छोटा भाग में बांट दिया है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बिलीव मी टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन ये आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगे। इसको ख़त्म करके फिर हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं अपनी जर्नी की ओर। आप लोग भी चलिए मेरे साथ, करते हैं स्टार्ट। थैंक यू। हे गाइस, तो कल हम लोग पढ़ रहे थे टाइप ऑफ सेल, जिसमें कि प्रोकैरियोटिक सेल को हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज हम उस प्रोकैरियोटिक सेल को ख़त्म करेंगे। थोड़ा सा पार्ट बच गया था प्रोकैरियोटिक सेल का, उसको ख़त्म करके फिर से यूकैरियोटिक सेल को पढ़ते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल मतलब ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, यानी कि बैक्टीरिया की सेल, यानी कि ऑल प्रोकैरियोटिक इज इक्वल टू बैक्टीरिया। तो कल हम पढ़े थे कि इसके सबसे बाहरी लेयर को ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, और ये भी दो तरह के होते हैं, ठोस और पिलपिला। और उसके बाद इसके इसके ग्लाइकोलिक्स के अंदर वाले लेयर को सेल वॉल कहते हैं, जो कि इसके प्रोकैरियोटिक सेल के सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन के बने होते हैं, और उसके अंदर वाले लेयर को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब अंदर की ओर धंस जाता है तो वो मीसोजोम कहलाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जब रिस्पिरेशन में हेल्प करता है, लेकिन जब प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो ये रिस्पिरेशन कैसे करेगा? तो इसी मीसोजोम की सहायता से ये रिस्पिरेशन यानी कि प्रजनन करता है, और ये एंजाइम भी बनाता है मीसोजोम, और उसके बाद सेल वॉल बनाता है। इसके में राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। ओनली वन ऑर्गेनेल राइबोसोम होता है। राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम होता है, 70S। इसके अंदर जो होता है जहाँ पे डीएनए तैरते हैं, ये है डीएनए, ये तैरते हैं, इसमें न्यूक्लियर मटेरियल होता है, और ये जो डीएनए तैरते हैं इस जगह को न्यूक्लियाइड कहते हैं। ये सब हमने कल पढ़ लिया है। बस एक रिवीजन के लिए पिक्चर के थ्रू बता रही हूँ कि शॉर्ट नोट्स से भी हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद इनका अपना डीएनए के अलावा भी इनमें एक एक्स्ट्रा, मतलब इनमें एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है, जिसको कि हम प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है। इसमें पूछ निकले होते हैं, जिनको कि हम फ्लेजला कहते हैं। फ्लेजला के बारे में यहाँ पढ़ते हैं, फ्लेजला का क्या काम है। ये जो बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरिया के मूवमेंट में फ्लेजला सहायता करता है। बैक्टीरिया के मूवमेंट में फ्लेजला सहायता करता है। इसका फ्लेजला का 3 पार्ट होता है, बॉडी पार्ट 3 पार्ट होता है। एक बेसल बॉडी, हुक जो दोनों को जोड़ता है, फिलामेंट और बैक्टीरिया को। बेसल बॉडी और फिलामेंट को जो जोड़ता है उसको हुक बोलते हैं, और इसको फिलामेंट बोलते हैं। यानी कि बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट, ये फ्लेजला के 3 पार्ट हैं। बैक्टीरिया के पास एक पिलाई होता है, जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, और उसके पास फेम्ब्रियाइड जो होता है, जो पकड़ने के लिए होता है। हमारे आपके पास हाथ होते हैं पकड़ने के लिए, लेकिन बैक्टीरिया के पास फेम्ब्रियाई होता है इसको पकड़ने के लिए। फ्लेजला के 3 पार्ट, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। बैक्टीरिया के पास चलने के लिए फ्लेजला होता है, और रिप्रोडक्शन करने के लिए पिलाई मदद करता है। अब हम पढ़ते हैं कि क्या बैक्टीरिया जो है वो क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस करता है या नहीं। क्या बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण कर सकता है? यस और नो। अब हम इसको पढ़ते हैं। कर सकते हैं कुछ बैक्टीरिया।
कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। क्या बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकता है? तो हाँ, कुछ बैक्टीरिया जो है फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं उनके अंदर जो एक स्ट्रक्चर होता है, उनके अंदर स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं क्रोमेटोफोर। इस क्रोमेटोफोर में जो होता है वो एक पिगमेंट होता है जो कि हेल्प करता है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। थेसिस। इसके अंदर पिगमेंट होता है। क्रोमेटोफोर के पास पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करता है उसके में एक स्ट्रक्चर होता है क्रोमेटोफोर, और इस क्रोमेटोफोर के अंदर एक पिगमेंट होते हैं। जैसे ये क्रोमेटोफोर है, इसके अंदर ये पिगमेंट है। क्रोमेटोफोर के अंदर जो पिगमेंट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, बैक्टीरिया के फोटोसिंथेसिस में। मतलब इसका आंसर होता है हाँ, कि कुछ बैक्टीरिया। वही करा का नहीं करा क्या चीज़? मिसान मिसान इसीलिए तो बोल रही हूँ, धुल देगा तो कपड़ा धुल दो, नहीं तो सुबह धुलना। नहीं है, एक भी नहीं है। वो दिन के चेता है तब भूल सच्ची नहीं। बाजार खर्चा पर मांग कहा नहीं, इस बार आप उल्टा पुल्टा ले रहे हैं तो हमको भी समझ में आ रही। तीजा बार दे रही 500। बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? हाँ, अभी नहीं है, सच में आज नहीं है। इसका आंसर आया कि क्या बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकते थे? हाँ, कुछ बैक्टीरिया जो है फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं? तो उसके स्ट्रक्चर में क्रोमेटोफोर होता है जिसके अंदर की पिगमेंट होते हैं और जिसकी सहायता से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं नोट में, बैक्टीरिया में एक स्ट्रक्चर बन रही होती है जिसे क्रोमेटोफोर कहते हैं। इसी के अंदर पिगमेंट होता है। पिगमेंट होता है जिसकी सहायता से जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ओके, तो इस तरह से ये प्रोकैरियोटिक सेल आज ख़त्म हुआ। ये प्रोकैरियोटिक सेल ख़त्म। ये प्रोकैरियोटिक सेल से बड़ा होता है। यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल से बड़ा होता है। तो अब हम बनाते हैं यूकैरियोटिक सेल को। सेल मेम्ब्रेन दुनिया के हर सेल के पास होता है, तो इसलिए इसके पास भी होता है। और ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, जो कि मैंने पहले ही क्लास में पढ़ा दिया था कि इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, यानी कि न्यूक्लियस स्पष्ट होता है।
उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होता है। इसका है एग्जाम्पल क्या था, प्लांट, फंजाई और एनिमल। प्लांट और फंजाई में सेल वॉल होता है, जबकि एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है। प्लांट का सेल वॉल बना होता है सेलुलोज, सेलुलोज का बना होता है। लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें सेल मेम्ब्रेन होता है, यस इसमें सेल मेम्ब्रेन होता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन दुनिया के हर सेल के पास होता है, इसलिए इसमें भी सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, मतलब यूकैरियोटिक सेल में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल से ज़्यादा बड़ा। इसका एग्जाम्पल होता है प्लांट, फंजाई एंड एनिमल। प्लांट एंड फंजाई में सेल वॉल होता है, जबकि एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है। इसके में सेल मेम्ब्रेन होता है, इसका न्यूक्लियस जो होता है वो अस्पष्ट होता है। अब थोड़ा सा करते हैं किसके बारे में, सेल वॉल के बारे में बात। कोशिका भित्ति, सेल वॉल हमेशा रिजिड होना चाहिए, सबसे बाहर वाला हिस्सा, यानी कि ये हमेशा रिजिड होना चाहिए ताकि ये सुरक्षा प्रदान कर सके। सेल वॉल को हमेशा रिजिड होना चाहिए, रिजिड, ठोस, ताकि ये सुरक्षा प्रदान कर सके। जैसे हमारे सोसाइटी में गार्ड बैठे होता है, वो हमको सुरक्षा प्रदान करता है ना, उसी तरह से सेल वॉल मतलब गार्ड होता है, जो कि किसी चीज़ को अंदर ना जाने दे। सेल वॉल ठोस होना चाहिए ताकि ये प्रोटेक्शन कर सके, यानी कि सुरक्षा प्रदान कर सके। सेल वॉल सुरक्षा देती है, इसीलिए सेल वॉल जो होता है सब, सेल वॉल का दीवार जो होता है मोटा यानी कि ठोस होता है। सुरक्षा करने का मतलब है कि सेल के अंदर जो भी खराब चीज़, अनवांटेड चीज़ आ रही है, जो भी खराब चीज़ आ रही है, उसको ये आने से रोकता है, ये सेल वॉल। इसीलिए क्या बोलते हैं, सेल वॉल रिजिड होना चाहिए और रिजिड होता है। उसके बाद जैसे इसका एग्जाम्पल गार्ड हो गया, दो सेल आपस में मिडिल लेमुला से जुड़ा हो रहता है, जिसको कि जो कि कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है। दो सेल जो होते हैं वो आपस में मिडिल लेमुला से जुड़े होते हैं, और वो बना होता है किससे, कैल्शियम पैक्टेट से। ये सेल वॉल को जोड़ता है। दो सेल आपस में जुड़े होते हैं मिडिल लेमुला के द्वारा। किसके द्वारा, मिडिल लेमुला के द्वारा जुड़े होते हैं। दो सेल आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं, मिडिल लेमुला के द्वारा, यानी कि, और ये मिडिल लेमुला कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है। ये मिडिल लेमुला जो होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है। कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है, कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है, और विभिन्न सेल के सेल वॉल को, मतलब विभिन्न सेल के सेल वॉल को जोड़ता है।
और विभिन्न सेल के सेल वॉल को जोड़ता है। जैसे कि दो तीन घर एक साथ बने हुए हैं तो उसका दीवार उसके साथ, उसका दीवार उसके साथ, उसका दीवार उसके साथ जुड़े रहते हैं। उसी तरह से दो सेल या तीन सेल, एक सेल दूसरे सेल से, दूसरे सेल तीसरे सेल से, ये इस तरह से जो भित्ति से मतलब जुड़े होते हैं, वो जोड़ने का काम कौन करता है? वो जोड़ने का काम करता है मिडिल लेवला। वो जोड़ने का काम मिडिल लेवला करता है। जैसे कि डायग्राम बता, जैसे कि मान लीजिए मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ बनाने का। ये इस तरह से जुड़े हुए हैं, मान लीजिए। ये देखिए, जैसे ये एक दूसरे से जुड़े हैं, तो इसको जोड़ने का काम कौन करता है? जोड़ने का काम करता है मिडिल लेमेला। मतलब इसको जोड़ने का काम, दोनों को जोड़ने का काम करता है मिडिल लेमेला। दो सेल के साइटोप्लाज्म को जोड़ने का काम कौन करता है? प्लाज्मोडेस्माटा। अब ये देखिए, दो सेल के साइटोप्लाज्म को जोड़ने का काम, दो सेल के साइटोप्लाज्म को जोड़ना वो कौन करता है? प्लाज्मोडियम। मतलब कुछ सेल ऐसे जुड़े होते हैं जो सिर्फ दीवार से जुड़े होते हैं, लेकिन कुछ सेल ऐसे जुड़े होते हैं जो सेल वॉल से, ये साइटोप्लाज्म से जुड़े होते हैं। उसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। दो सेल के साइटोप्लाज्म को जोड़ता है प्लाज्मोडेस्माटा, और दो सेल के सेल वॉल को जोड़ता है मिडिल लैमेला। कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जो साइटोप्लाज्म से जुड़े होते हैं, तो उसको जोड़ने का, जो जोड़ता है उसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। डेस्माटा साइटोप्लाज्म को जोड़ने का काम करता है प्लाज्मोडेस्माटा। उसके बाद देखते हैं अब सेल मेम्ब्रेन। ये हो गया कंप्लीट। सेल वॉल नॉन लिविंग और रिजिड होता है। सेल वॉल जो होता है नॉन लिविंग भी होता है। ये कोशिका को आकार देता है, कोशिका को यांत्रिक क्षति और संक्रमण से बचाता है। ये सेल वॉल जो है अंतःक्रिया में सहायता करता है, कोशिका के अंतःक्रिया में सहायता करता है। ये कोशिका को जो होता है ना, ये सेल वॉल जो है, ये सेल वॉल जो है कोशिका को आकार देता है। मतलब क्या होता है? अब सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल खत्म। यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, यानी कि स्पष्ट होता है। इसके में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। प्लांट, फंजाई एंड एनिमल इसका एग्जाम्पल है। प्लांट एंड फंजाई में सेल वॉल होता है, लेकिन एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है। प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। सेल वॉल, अब सेल वॉल कोशिका भी थी। सेल वॉल डिजिट होता है जो कि प्रोटेक्शन प्रदान करता है और कोशिका को आकार देता है, और ये नॉन लिविंग होता है। दो सेल को आपस में, कुछ सेल जो होते हैं आपस में सिर्फ सेल के दीवारों से जुड़े होते हैं, उसको मिडिल लेमेला के द्वारा जुड़े होते हैं। और ये मिडिल लेमेला जो होता है कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है और विभिन्न सेल के सेल वॉल को जोड़ता है। लेकिन कुछ सेल जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म से जुड़े होते हैं, जिसको कि प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन, अब पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन। बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे, सेल मेम्ब्रेन से भी पिछले टाइम बहुत पीजीटी में भी बहुत क्वेश्चन आया था इससे।
मतलब कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है? सेल मेम्ब्रेन मुख्य रूप से लिपिड की बनी होती है। मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन मुख्य रूप से लिपिड की बनी होती है। लिपिड की बनी होती है। और ये लिपिड होते हैं, लिपिड की बनी होती है, ये डबल लेयर के होते हैं, 2 लेयर में होते हैं। लिपिड के साथ फिर कुछ जो होते हैं प्रोटीन मौजूद होते हैं। लिपिड के साथ प्रोटीन भी मौजूद होते हैं। प्रोटीन भी होते हैं। फिर कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद होता है। बट मेनली ये लिपिड की बनी होते हैं, मेनली। जैसे कि दो लेयर का है लिपिड। फिर लिपिड डबल लेयर लिपिड का बना होता है, इसमें कुछ मात्रा में प्रोटीन भी होता है, कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, लेकिन ये मुख्य रूप से जो होता है डबल लेयर लिपिड के ही बने थे मुख्य रूप से। मेम्ब्रेन, मुख्य रूप से लिपिड के बने होते हैं। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को किसने समझाया था? सिंगर एंड निकल्सन ने। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को सिंगर एंड निकल्सन ने समझाया था। मतलब सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को किसने समझाया था? सिंगर एंड निकल्सन ने। और इन्होंने ही दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? FLUID, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था सिंगर एंड निकल्सन ने। मुख्य रूप से लिपिड प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। और ये लिपिड जो होता है ये फॉस्फोलिपिड का बना होता है। लिपिड जो होता है फॉस्फोलिपिड का बना होता है। लिपिड में भी कौन सा? लिपिड में भी फॉस्फोलिपिड। हो गया। कोशिका झिल्ली का मेम्ब्रेन 3 प्रकार के होते हैं, परमेएबल, सेमी परमेएबल और इम्परमेएबल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन। टाइप ऑफ मेम्ब्रेन मतलब
ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 परमिएबल, परमिएबल यानी कि परागम्य, सारी चीज़ों की एंट्री। मतलब परमिएबल यानी कि सभी चीज़ जा सकता है, सारी चीज़ों की एंट्री होती है उसमें। दूसरा है सेमी परमिएबल। हाँ, आज तो पानी नहीं चाहिए, बोल दो, बोल दो आज नहीं चाहिए। अर्धपारगम, अर्धपारगम इसमें किसी खास चीज़ों की एंट्री होती है। अर्धपारगम में खास चीज़ों की एंट्री होती है। और थर्ड है इम्परमिएबल। इम्परमिएबल का मतलब होता है अपारगम, यानी कि किसी भी तरह की चीज़ों का एंट्री नहीं। हाँ, इम्परमिएबल का मतलब होता है अपारगम, किसी भी तरह की चीज़ का एंट्री नहीं, अपारगम। मतलब किसी भी तरह की चीज़ों की कोई एंट्री नहीं। एंट्री नहीं। सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये सेमी परमिएबल होता है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है। सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है, अर्धपारगम्य है। ओके, तो आज हमने पढ़ा यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली, ये मुख्य रूप से प्रोटीन और लिपिड के बने होते हैं, जो 2 लेयर में होते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है कुछ मात्रा में, लेकिन मुख्य रूप से ये लिपिड एंड प्रोटीन के ही बने होते हैं। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को सिंगर एंड निकोल्सन ने समझाया था, और फ्लूइड मॉजिक मॉडल भी सिंगर एंड निकोल्सन ने दिया था। टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, 3 तरह के मेम्ब्रेन होते हैं, परमिएबल, सेमी परमिएबल और इम्परमिएबल। परमिएबल मतलब कोई भी चीज़ आ सकता है अंदर बाहर, कोई भी चीज़ जा सकता है सेल के अंदर, आ सकता है सेल अंदर से बाहर। लेकिन सेमी परमिएबल जो कुछ खास चीज़ों को ही सेल के अंदर जाने देता है, और इम्परमिएबल जो किसी भी चीज़ को नहीं जाने देता है। तो हमारा सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल है, सेमी परमिएबल, अर्धपारगम। तो गाइस, आज हमने पढ़ा टाइप ऑफ सेल का, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, दोनों को हमने फिनिश किया। आई होप कि आपको ये मेरा क्लास समझ में आता होगा, और जहाँ भी कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।